मित्रों नमस्कार। आज मैं रीट एग्ज़ाम 2011 का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों यह संस्कृत भाषा का पेपर है और इसमें 30 प्रश्न हैं। लेवल 1 और पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले मैं 5 वीडियो दोस्तों अपलोड कर चुका हूं जो कि रीट एग्ज़ाम सॉल्व पेपर के ही हैं। यह 6वीं वीडियो है। यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ होता है, आप इससे समझ सकते हैं कि यह कितने नंबर की वीडियो है। तो दोस्तों आप पुराने वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले हमारे वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सकें। दोस्तों मैंने रीट एग्ज़ाम से संबंधित अभी ये अध्ययन कराना स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि आपको रीट एग्ज़ाम के साथ साथ सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, एसटेट की भी तैयारी अच्छी तरीके से कराऊँ। दोस्तों आप जो भी तैयारी कर रहे हों आप उसमें हमेशा सफल हों, ऐसी मैं भावना के साथ यह वीडियो बना रहा हूं। तो आप वीडियो को देखें। आइए दोस्तों देखते हैं हम संस्कृत भाषा के 30 प्रश्नों को। भाषा 2 संस्कृतम। अत्र 63 प्रश्नानि सन्ति सर्वे प्रश्नाः समाधेया। यहाँ पर 30 प्रश्न दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर है या वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं या वर्ण का उच्चारण स्थान जो है इचु यसानाम तालु, ई चवर्ग, या और शा, तालव्य सा, तो इन सब का उच्चारण स्थान है तालु। तो इसका राइट आंसर है तालु। अगला प्रश्न ली वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम भवति। ली वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? ऋतुलसानाम दंता। आपको ये सूत्र याद होंगे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंता। तो ऋतुलसानाम दंता, तो इसका उच्चारण स्थान है दंत। आप दोस्तों यदि ये सूत्र याद नहीं तो आप सूत्रों को जरूर याद कर लें। सूत्र के माध्यम से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ये उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न ओ स्वरस्य ओ स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ जो स्वर वर्ण है ओदौतो कंठोष्ठम, तो ओदौतो कंठोष्ठम यह एक राइट आंसर है। ओदौतो कंठोष्ठम, ओदौतो कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, वा जो है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ए दैतो कंठतालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठतालु है। और जिह्वा मूलीय वर्ण जो अर्ध विसर्ग सहित का और खा कहलाते हैं उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। अगला प्रश्न ऊष्म वर्णः वर्तते। ऊष्म वर्ण है रा, ह, प, वा। तो आपको पता होगा सल ऊष्माणा, सल प्रत्याहार में स्थित वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। तो सल प्रत्याहार में आते हैं सा, शा, सा और हा। तो ये जो हा है यह ऊष्म वर्ण है। तीनों सकार, इसके बाद ए हा, तो ये 3 सकार और हा ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं और अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। आपको पता होगा यणोन्तस्था, यण प्रत्याहार में स्थित वर्ण या अंतस्थ वर्णों में आते हैं। या, वा, रा, ला, ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। अगला प्रश्न नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचने रूपम भवति। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप होता है। तो नदी शब्द का नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, नदीः बनता है, नदीः। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, यहाँ पर बहुवचन को ध्यान रखना, नहीं तो कई लोग एक वचन या द्विवचन में भटक जाते हैं। तो बहुवचन यह देखें। अगला प्रश्न है अस्मद शब्दस्य तृतीय वचने रूपम विद्यते। अस्मद शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होता है। तो अस्मद शब्द जो अहम, आवाम, वयम, इसका तृतीय एक वचन बनता है मया, आवाभ्याम, अस्माभि। तो इसमें बनता है मया, तृतीय एक वचन में बनता है मया, यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न तत्शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तम्यैक वचने रूपम अस्ति। तत्शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो तस्याम जो है यह स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन का रूप है। तस्य जो है यह पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन का रूप है। तस्मिन जो है वह पुल्लिंग का सप्तमी एक वचन का रूप है। तो इसका राइट आंसर है तस्मिन। और जो तस्मई है चतुर्थी एक वचन का रूप है पुल्लिंग में। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है तस्मिन। अगला प्रश्न
मुनि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मुनिनाम, मुनीनाम, मुनीन या मुनिसु। तो दोस्तों षष्ठी बहुवचन में आपको पता है आम प्रत्यय लगता है, गस ओस आम, आम प्रत्यय लगता है। तो आम प्रत्यय लगने के बाद मुनिनाम बनता है। तो मुनिनाम में छोटी ई है कि बड़ी ई है? तो आपको पता होगा कि दीर्घ हो जाता है। जैसे गुरु शब्द है तो गुरुराम, तो रू भी दीर्घ हो जाता है। ऐसे मुनि में भी नी दीर्घ हो जाएगी और बनेगा मुनि नाम। तो यह राइट आंसर है, मुनि नाम। अगला प्रश्न, दा धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? तो आपको पता होगा, इसके रूप चलते हैं। कई लोग अभी दोस्तों भटक सकते हैं कि ददंती भी लगा सकते हैं, क्योंकि पठती पठता पठंती, तो ददती ददता ददंती ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इसके रूप दोस्तों थोड़े अलग चलते हैं, हटके चलते हैं। ददाती दत्ता ददती, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो बहुवचन बनता है ददती, ददती यह बनता है बहुवचन में लट लकार प्रथम पुरुष में। तो आप इसको भटके नहीं, दा धातु के रूप हमेशा याद रखें। यह पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। दा धातु के, हन धातु के, इन सब जो दा धातु, हन धातु, क्री धातु, इन सब धातुओं के रूप हैं, यह पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप इनको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, क्री धातु लट लकारस्य प्रथम मध्यम पुरुष के वचने रूपम विद्यते। क्री धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? दोस्तों क्री धातु मैंने अभी बताई थी, वही पूछ लिया गया है। क्री धातु का लट लकार मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में प्रत्यय आता है सिप, सिप प्रत्यय आता है। आपको पता होगा तिप्तजी सिप्तस्था, तो सिप प्रत्यय आता है इसमें। सिप प्रत्यय आने से दोस्तों बचता है सी, और सी बचता है तो इसमें बनता है करोसी। अब करोसी भी यहाँ दो प्रकार से लिखा हुआ है, एक में दंती सकार है और एक में ये मूर्धन्य सकार है। तो दोस्तों यहाँ मूर्धन्य सकार वाला बनता है करोसी, करोसी, ये ध्यान रखना। ये राइट आंसर है डी, करोसी। अगला प्रश्न, पठ धातोः लंग लकारस्य उत्तम पुरुषैक वचने रूपम अस्ति। पठ धातु का लंग लकार का, लंग लकार भूतकाल में चलता है दोस्तों, भूतकाल में, और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा जा रहा है। तो इसके रूप जो चलते हैं मैं आपको एक बार रूप बता देता हूँ। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है उत्तम पुरुष एक वचन का आपठम, यह राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न, सेव धातोः लृट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते। सेव धातु का, सेव धातु जो है आत्मनेपद में चलती है, ये आपको पता होगा। अब लृट लकार जो कि भविष्य काल में चलता है, तो भविष्य काल वाला लृट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है। तो इसके रूप हम एक बार बता देते आपको। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो अंतिम रूप पूछा गया है उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो सेविष्यामहे यह राइट आंसर है, सेविष्यामहे, यह सी राइट आंसर है दोस्तों, सी। अगला प्रश्न, गृहम वृक्षा सन्ति, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। गृहम वृक्षा सन्ति मतलब घर के चारों ओर हो सकता है, दोनों ओर हो सकता है, या घर पर हो सकता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों वह है परिता। घर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परिता के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति भी होती है, इसलिए ग्रहम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ग्रहम परिता वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर है परिता, बी। अगला प्रश्न, वयम विद्यालयम गच्छामः, वयम विद्यालयम गच्छामः, यहाँ पर जो खाली स्थान है यह इसको पूर्ति करना है। रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूर्यत, अभितः, बिना, प्रति या सह। तो आपको पता होगा विद्यालय जा रहा है, हम सब विद्यालय जा रहे हैं, तो विद्यालय की ओर जा रहे हैं। विद्यालय की दोनों ओर नहीं हो सकता, विद्यालय के बिना नहीं हो, विद्यालय के साथ नहीं हो सकता। तो विद्यालयम प्रति, इसका राइट आंसर है विद्यालयम प्रति
गच्छामः मतलब विद्यालय की ओर जा रहे हैं हम सब। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रुच धातोः योगे, रुच धातु के योग में, रुच धातोः योगे कारकम भवति, रुच धातु के योग में कारक होता है। तो आपको पता होगा रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः एक सूत्र है, और इस सूत्र के द्वारा, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः सूत्र के द्वारा इसमें संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते, तो गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रुच धातु के योग में हुआ। अगला प्रश्न, खलः सज्जनम क्रुध्यति, खलः सज्जनम क्रुध्यति रेखांकित पदम संशोधयत, इसको हमें संशोधन करना है। जो रेखांकित पद है, रेखांकित पद है यहाँ पर सज्जनम, तो सज्जनम के स्थान पर क्या होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों क्रुद्ध ध्वेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतीकोपः, इस सूत्र के द्वारा जो क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है वह होती है चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें राइट आंसर है सज्जनाय, सज्जनाय क्रुध्यति, यह राइट आंसर है, सज्जनाय क्रुध्यति। अगला प्रश्न है लाकृति इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीयः, लाकृति का संधि विच्छेद करना है। ला प्लस आकृति, ली प्लस आकृति, ला प्लस आकृति या फिर ला प्लस आकृति। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता चल गया होगा, यण संधि इसमें होती है ली प्लस आकृति, ली के स्थान पर हो जाता है ला। दोस्तों जो ली है यह पाणिनीय व्याकरण में इसको स्वर माना गया है, और यह स्वर होने के कारण ली के स्थान पर ला आदेश हो जाता है, ये कोई अणाची सूत्र के द्वारा, और बनता है लाकृति। आगे यहाँ पर जो आकृति का आ है वह जुड़ जाता है और लाकृति शब्द सिद्ध हो जाता है। तो इसके संधि विच्छेद है ली प्लस आकृति। अगला प्रश्न, भवति कस्य संदेह उदाहरणम, भवति यह किस संधि का उदाहरण है? तो भवति यह जो है यह है अयादि संधि का उदाहरण। दोस्तों अयादि संधि का उदाहरण यह है, अयादि संधि का कैसे है वो आपको बता दे रहे हैं। धातु भवति में होती है भू धातु, भू धातु के स्थान पर गुण होकर के हो जाता है भो। अब भो बनने के बाद यहाँ पर रहता है ये सब प्रत्यय का आ और तिप तसजी वाला ती, तो अति रहता है। इसके बाद भो प्लस अति, यहाँ पर जो ओ है ओ के स्थान पर हो जाता है एचो यवा यावा सूत्र से अब आदेश, और अब आदेश हो जाता है तो बन जाता है ओ के स्थान पर जब अब आदेश होगा तो यहाँ बन जाएगा भव, और यहाँ यह मिल जाएगा आ में तो भवती। इस प्रकार अयादि संधि होकर के यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है अयादि संधि। अगला प्रश्न, बधूत्सवा अस्य संधि विच्छेदा विद्यते, बधूत्सवा इसका संधि विच्छेद क्या है? तो बधु प्लस उत्सवा, बधु प्लस उत्सवा, बधूत प्लस सवा या फिर बधु प्लस उत्सवा। तो इसका जो राइट आंसर है आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल है, बधु सभा या डी राइट आंसर इसका, बधु प्लस उत्सवा, बधु प्लस उत्सवा, बधुत्सवा। अगला प्रश्न, सच्चित अस्य संधि विच्छेदः वर्तते, सच्चित इसका संधि विच्छेद क्या है? तो सत प्लस चित, यह इसका संधि विच्छेद है, सत प्लस चित। सत मतलब होता है दोस्तों अच्छा और चित मतलब चित्त, तो सच्चित चरित्र भी हो सकता है, सच्चरित्र वाला सच्चित व्यक्ति, तो सच्चित इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संस्कृते समासः कति विधा, संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है पंचविधा। संस्कृत में जो समास होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, पहला समास है केवल समास, दूसरा है अव्ययीभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास और 5वां है बहुव्रीहि समास। जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है यह तत्पुरुष के भेदों के अंतर्गत आता है। तो संस्कृत में जो समास होते हैं वह होते हैं 5 प्रकार के, पंचविधा इसका राइट आंसर है। यही लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार है। अगला प्रश्न है, ग्रहगता उदाहरण मिदम विद्यते, ग्रहगता यह जो उदाहरण है यह किसका है? तत्पुरुष समासस्य, बहुव्रीहि समासस्य, द्वंद्व समासस्य, अव्ययीभाव समासस्य। तो ग्रह घर को गया हुआ, ग्रहम गता इति ग्रहगता, तो द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण यह है, इसलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण यह है तत्पुरुष समास का। अगला प्रश्न, हरिश्च हरश्च इत्यत्र समस्त पदम वर्तते, यह जो विग्रह दिया हुआ है इसका समास करके क्या पद बनेगा? हरिश्च हरश्च, तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा, इसका बनेगा हरि हर हरि हरिहरा हरिहरऊ नाकोपी, तो इसका राइट आंसर है हरिहरऊ।
यह राइट आंसर है। द्वंद्व समास का उदाहरण यह है दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास के 4 भेद होते हैं, जिनमें 2 में द्वंद्व समास हो जाता है, 2 में द्वंद्व समास नहीं होता है। द्वंद्व समास के 4 भेद जो हैं, समुच्चय, अनवाचय और इतरेतर और समाहार द्वंद्व, इस प्रकार 4 भेद इसके हैं। तो समुच्चय और अनवाचय जो हैं, इसमें द्वंद्व समास नहीं होता है, और इसके बाद जो इतरेतर है और समाहार है, इन दोनों में द्वंद्व समास हो जाता है। तो यह जो हरिहरऊ है, यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न, चंद्रशेखरः पदस्य अस्य विग्रह करणीय। चंद्रशेखर पद का विग्रह करना है। चंद्रस्य शेखरे यस्य सा, चंद्रः शेखरे यस्य सा, चंद्रः शेखरे यस्मिन् सा, या फिर चंद्राय शेखरे यह सा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है चंद्रः शेखरे यस्य सा, चंद्रः शेखरे यस्य सा। इस प्रकार विग्रह करके बहुब्रीहि समास यहाँ पर होता है, चंद्रशेखरः बनता है। अगला प्रश्न, दाण प्लस तः इत्यत्र प्रत्ययुक्त पदम भवति। प्रत्ययुक्त पद क्या बनेगा? तो दा धातु से जब ता प्रत्यय हम करते हैं तो क्या शब्द बनता है? दत्तः, दत्तः शब्द बनता है। तो इसका राइट आंसर है दत्तः। इसके बाद अगला प्रश्न है, पचनीयम इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययु कौ। तो पचनीयम में प्रकृति प्रत्यय क्या क्या है? तो उसमें धातु और प्रत्ययों को बताना है। तो पच धातु आपको पता चल गया होगा, और इसमें नीय जुड़ा हुआ है, मतलब आ इसमें मिल गया, अनीय। इस प्रकार अनीयर प्रत्यय यहाँ पर है। तो पच धातु अनीयर प्रत्यय यहाँ पर है। तो यह राइट आंसर है ए। पा धातु से बनता है पानीयम, पच धातु और तवतु प्रत्यय करके बनता है पक्वान, पक्वान बनता है, और पच धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर बनता है पक्तुम, पक्तुम। इस प्रकार अगला प्रश्न दोस्तों, नम प्लस तुमुन प्रत्ययुक्त पदम किम। नम प्लस तुमुन, यहाँ पर जो प्रत्ययुक्त पदम किम, प्रत्यय से सहित पद क्या बनेगा? तो नमितुम, नमित्वा, नंतुम या नमनीय। तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा कि इसमें जो बनता है नंतुम, नंतुम बनता है। अगला प्रश्न, दरिद्र को दान देता है इत्यस्य संस्कृतानुवादः करणीयः। इसका संस्कृत अनुवाद करना है। दरिद्र को दान देता है, तो दरिद्रम दानम ददाति, दरिद्रम दानम ददाति, दरिद्रः दानम ददाति, दरिद्राय दानम ददाति, या दरिद्राय दानम ददामि। तो दरिद्र को दान देता है, देता हूँ नहीं है, इसलिए ददामी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दरिद्र को दे रहा है, दान देने की क्रिया में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले तो ए गलत हो गया और बी भी गलत हो गया। अब इसके बाद दोनों में दरिद्राय दानम ददामी की ददाती, अब इस पर निर्धारित करना है। तो देता है, यहाँ जो है अन्य पुरुष प्रथम पुरुष की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर दरिद्राय दानम ददाती यह राइट आंसर रहेगा। ददामी मतलब मैं खुद देता हूँ, तो देता हूँ नहीं लिखा है, यह देता है लिखा है, इसलिए दरिद्राय दानम ददाती यह राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिता पुत्र के साथ गया। पिता पुत्र के साथ गया, अस्य संस्कृतानुवादः कर्तव्यः। तो पिता पुत्रेण सह गया के लिए हो जाएगा अगच्छत, या अगच्छताम, या अगच्छत, तीनों में लिखा है या अगच्छताम लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बी, पिता पुत्रेण सह अगच्छत। पिता पुत्र के साथ गया, पिता पुत्र के साथ गया। तो यह राइट आंसर है, पिता पुत्रेण सह अगच्छत। यहाँ पर लिखा था पुत्रेण, तो यह पुत्रेण गलत था। पुत्रस्य लिखा था, तो पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति, सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर अगच्छताम लिखा था, तो द्विवचन का प्रयोग हुआ था। लेकिन जब दोस्तों सह का योग होता है तो वहाँ द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ होता है एक वचन का, क्योंकि पिता के अनुसार क्रिया चलेगी, पिता एक ही है, इसलिए अगच्छत यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मेरा नाम गोपाल है, अस्य संस्कृतानुवादः विधेयः। इसका संस्कृत अनुवाद करना है, बिल्कुल सरल है, मम नाम गोपालः, मम नाम गोपालः। तो मम नामः, यहाँ पर नाम हम विसर्ग कभी नहीं लगता, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद मम में ये हलंत लगा दी, ये भी गलत है। इसके बाद अहम तो हो ही नहीं सकता, मैं नाम गोपाल है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम गोपाल है, यह राइट आंसर है ए, मम नाम गोपालः, यह राइट आंसर है। इस प्रकार दोस्तों ये 30 प्रश्न हुए।
इस प्रकार दोस्तों मैंने आपके लिए रीट एग्ज़ाम 2011 के सॉल्व पेपर की 30 प्रश्न बताए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। जो भी विषय से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे अगले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। यह वीडियो नंबर 6वीं थी। आप और हमारे 5 वीडियो रीट एग्जाम से संबंधित जो अपलोड हो गए उनको भी देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और जो भी आप मॉडल पेपर वगैरह देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी पेपर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।